नमस्कार, मैं साहुल पांडे। प्रशांत किशोर 3 बार बिहार में आने के असफल प्रयास कर चुके हैं और एक बार फिर से वो बिहार लौट आए। देश भर का भ्रमण करने के बाद कांग्रेस में बात जब नहीं बनी, अब उसके बाद वो सीधे फिर से बिहार में एंट्री मारा है उन्होंने। और आते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साथ में ऐलान कर दिया है कि अब वो रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बनने के सफर पर निकल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं ये दर्शा दिया है कि वो आने वाले वक्त में बिहार में एक राजनेता के तौर पर अपने आप को देखते हैं। आने वाले वक्त में हो सकेगा तो उनकी एक पार्टी भी होगी जो चुनाव भी लड़ेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ 18,500 लोगों की एक टीम है, जिसमें बिहार के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं और वो उनके साथ मिलकर के बिहार में एक जन स्वराज की कल्पना कर रहे हैं। और इस जन स्वराज की कल्पना के लिए जो है वो करीब 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और बिहार के हर एक गांव में और गली में जहां तक उनकी पहुंच हो सके वहां तक जाएंगे और लोगों की मनसा जानने की कोशिश करेंगे। लोगों के बीच क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस सब के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बात से इनकार नहीं करते कि अगर आने वाले वक्त में बिहार में एक पार्टी खड़ी करने की जरूरत हुई तो वो एक पार्टी भी खड़ी करेंगे और साथ ही अगर चुनाव लड़ने की बात हुई तो उसमें भी वो आगे चल के पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा तीसरी बार है जब वो बिहार लौटे हैं। इससे पहले भी वो बिहार लौटे थे, उन्होंने ऐसी कुछ कोशिशें की थी, लेकिन फिर से वो सब कुछ छोड़ करके और बिहार से बाहर चले गए थे। पिछली बार की बात आपको याद होगी, बिहार की बात करके उन्होंने डेटा कलेक्ट करने का एक काम शुरू किया था, लेकिन उस पर कुछ आरोप लगे और फिर पेंडेमिक हुआ तो उनको वो सारी चीजें वो छोड़ करके फिर से जो है चुनाव प्रबंधन के काम में लग गए। और हाल में बंगाल चुनाव में जिस तरीके से उनको सफलता मिली, उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस के लिए भी वो काम करेंगे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। बिहार में उनके दोबारा लौटने के बाद जो है अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या रणनीतिज्ञ से राजनीतिज्ञ बनने के उनके सफर में वो कामयाब होंगे? क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार में टिक कर रहेंगे? एक और सवाल ये है कि अगर प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी? उनकी पार्टी किस चीज को लेकर के चुनाव लड़ेगी? इन सब चीजों के भी साफ संकेत उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए जो पत्रकारों ने उनसे पूछे हैं। इसका एक बृहद एनालिसिस जो है हम करने जा रहे हैं। तो इन सब पे गौर करने से पहले दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर हैं कौन। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले से आते हैं और फिलहाल वो बक्सर में जो है सिचुएटेड है। जन्म उनका रोहतास में हुआ था। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में, इससे पहले देश की राजनीति में उनकी एंट्री बहुत पहले ही हो गई थी, 2014 के चुनाव में ही हो गई थी। एक बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में वो उभर चुके थे, लेकिन उसके बाद 2015 में जिस तरीके से बिहार में आपने देखा होगा कि राजद और जदयू का गठबंधन हुआ, उस महागठबंधन को जीत दिलाने का श्रेय जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को जाता है। उन्होंने उस चुनाव में जो अपना योगदान दिया उसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी तब के दौर में, लेकिन उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और वो फिर बिहार छोड़ के चले गए। दूसरी बार उनके बिहार में जो एंट्री हुई वो जदयू के उपाध्यक्ष के पद के तौर पर हुई थी। आपको बता दें कि 2018 में जब वो बिहार लौटे तब उनको जदयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था। एकदम से बाहर से ला करके जदयू का उपाध्यक्ष बना दिया गया और पार्टी की सारी रणनीतियां जो है कहीं ना कहीं वो बनाने लगे थे। पार्टी को कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के वो रणनीति बना रहे थे। लेकिन कुछ और फिर वहां खेल हुआ और अचानक से उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कोशिश की कि वो बिहार में रहकर ही काम करे और बिहार की बात नाम से उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ। और इन लोगों के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं एक डेटा एनालिसिस, एक पूरा डेटा जो है वो तैयार करना चाह रहे थे बिहार के लोगों का, जिसपे उनका पॉलिटिकल व्यू हो, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके का बिहार चाहते हैं, इस बारे में जानकारी
होने की बात कही जा रही थी। लेकिन उनके इस पूरे प्रोग्राम पर जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोप लगे। ऐसा आरोप भी लगा कि उन्होंने लोगो चुराया है, कुछ आइडियाज चुराए हैं, विचार चुराने की बात हुई। और इसी दौरान जो है फिर पैंडेमिक भी आ गया, जिसके चलते उनको जो है ये काम जो है ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और वो फिर पैंडेमिक के दौरान जो है चीज़ों को छोड़ करके बाहर निकल गए। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें बंगाल के चुनाव में उन्होंने उनकी एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। इस सब के बीच प्रशांत किशोर अब तीसरी बार जब बिहार लौटे हैं, इससे पहले की कुछ घटनाओं को हमें गौर करना होगा। इससे पहले उनका कांग्रेस से एक बढ़िया तालमेल बन रहा था। राहुल गांधी की तरफ से ऑफर भी था कि आप कांग्रेस को ज्वाइन कर लें, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया और बता दिया कि हम इस ऑफर को नहीं मान रहे, हम आपका बड़प्पन है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गलियारों में जो बातें चल रही थी उसके अनुसार एक मतभेद कहीं ना कहीं देखने को मिला था। जो प्रशांत किशोर चाहते थे वो चीजें उनको नहीं मिल रही थी, और इसी कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ बातचीत हो नहीं पाई। और अब जब कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी और सीधे अब बिहार में आके एंट्री मारना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसके बीच कोई ज्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां उन्हें एक बड़ा फेस वैल्यू नहीं मिल रहा था। कल मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था उनका आज तक के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज तक को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने एक बात कही कि जब कांग्रेस के साथ बात चल रही थी उस दौरान भी बिहार जो है उनकी प्रायोरिटी के लिस्ट में था। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर उनके पूरे अभी तक के राजनीतिक सफर को देखें तो उनका जिस तरीके का फेस वैल्यू रहा है, जिस तरीके की उनका कद रहा है, उसी हिसाब से वो पार्टी में पोजीशन भी चाह रहे थे। लेकिन ना तो जदयू में आपने देखा कि किस तरीके से उपाध्यक्ष बनाए गए लेकिन हटा दिए गए, उस तरीके का उनको जगह नहीं मिला, ना तो जदयू में मिला और ना ही वैसा पद उन्हें कांग्रेस में ऑफर हो रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को लगा कि अगर कांग्रेस की तरफ से उन्हें बिहार में एक बड़ा चेहरा बनाकर उतारा जाए तो वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू की बात जहां तक रही, फेस वैल्यू का जब बात पूरा नहीं हुआ पार्टियों के थ्रू, क्योंकि एक बनी बनाई आइडियोलॉजी है, उस पर बस काम करना है आपको और फिर आप जो है एक अच्छे तरीके से उभर के राजनेता बन सकते हैं, ऐसी कोशिश उनकी रही थी। लेकिन ये सब कामयाब नहीं होता है। तब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पास एक तीसरा जो सबसे बढ़िया तरीका उनको लगा वो रहा कि बिहार में आकर के और वो एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें, जिसे उन्होंने अब नाम दिया है जन सुराज। अब इस जन सुराज का मतलब क्या है इसको समझिए। जन सुराज से उनका मतलब है एक जन आंदोलन क्रिएट करना, लोगों के बीच में जाना, लोगों को बताना, अपने विचार बताना, उनके विचारों को जानना और इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के मूड को, उनके भाव को समझने की कोशिश जो है प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं करने की बात कह रहे हैं। अब आप इसको देखेंगे तो प्रशांत किशोर इससे पहले भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश के चुनाव को देखें तो वहां जगन मोहन रेड्डी का जो चुनाव हो रहा था उस दौरान भी जगन मोहन रेड्डी ने ऐसी एक पदयात्रा की थी और उस पदयात्रा ने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव डाल दिया था लोगों पर और उनकी जीत बड़े अंतर से हुई थी। वो सत्ता में लौटे थे और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटे थे और उसके पीछे जो स्ट्रेटेजी थी वो प्रशांत किशोर की ही स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा अगर आप देखें जनता का मूड भांपने की कोशिश, जन आंदोलन होता है 2015 में दिल्ली में, जिसे अन्ना का आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन से कहीं ना कहीं एक पूरा सेटबैक तैयार होता है कांग्रेस के उस समय का जो शासन होता है उसके खिलाफ, और उसका एक बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल उसी समय उठा लेते हैं। एक नई पार्टी बनकर आती है और वो पार्टी सत्ता में आती है और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि वो पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है और स्थापित कर चुकी है खुद को। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के दिमाग में इन दो चीजों को लेकर के एक रणनीति जरूर बनी होगी कि अगर इसी तरीके का प्रयास हम बिहार में करें और इसको लेकर के अगर जनता के बीच जाएं तो एक आंदोलन
जाहिर सी बात है एक जन आंदोलन खड़ा हो सकेगा और ये जन सुराज आएगा और इस तरीके से वो जो है जनता को अपनी तरफ खींच पाएंगे। और अगर उन्हें लगता है, जनता का मूड वो भांप पाते हैं और उन्हें लगता है कि अब पार्टी बनानी चाहिए, तब वो पार्टी बनाएंगे और चुनाव में आएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि हम उस समय बिहार में आए हैं जब कोई चुनाव नहीं है, यानी उनके पास एक पर्याप्त वक्त है जिस वक्त में वो कहीं ना कहीं जनता से बात कर सकते हैं, जनता के भाव को समझ सकते हैं और अगर लगता है कि पार्टी बनानी चाहिए तो पार्टी बनाएंगे, वरना अन्यथा फिर से कहीं वो शायद बिहार छोड़ के चले भी जाए। ऐसा हो सकता है, एक संभावना जताई जा सकती है। लेकिन अगर बिहार में हम देखें नए पॉलिटिकल पार्टियों को, तो उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है। हाल ही के 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत सारी नई पार्टियां जब उभर के आई तो उनका क्या हश्र हुआ। पुष्पम प्रिया चौधरी को आप देख ले, जदयू एमएलए की जो है वो बेटी थी और उन्होंने अचानक से एक बड़ा सा ऐड दिया पेपर में और उसके बाद से उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और एक बड़ा उन्होंने कियोस जो है उन्होंने पैदा किया बिहार की राजनीति में। लेकिन वो कियोस शांत हो गया, चुनाव में उनको कुछ खास हासिल हुआ नहीं, यहाँ तक कि उनकी पार्टी भी चुनाव के वक्त तक जो है रजिस्टर नहीं हो पाई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। इसके अलावा आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देख लीजिए, उन्होंने एक नया गठबंधन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव में उनका क्या परिणाम हुआ और आज वो फिर से जो है जदयू के साथ मिल गए। मांझी को देख लीजिए, उनको एनडीए के साथ जाके मिलना पड़ा और आज उनका हश्र क्या है। इसके अलावा आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, आज उनकी पार्टी के जितने भी विधायक थे वो बीजेपी में चले गए हैं और उनकी पार्टी एक तरीके से सत्ता से बाहर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं नए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिहार में राह जो होती है वो आसान नहीं होती है। ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि अगर वो बिहार में आते हैं, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो क्या वो टिक करके काम कर पाएंगे, क्या उन्हें टिकने दिया जाएगा। यहीं पे एक बड़ी बात सामने आती है। दरअसल आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर में और बाकियों में एक बड़ा अंतर है। प्रशांत किशोर पहले एक रणनीतिकार हैं और उसके बाद राजनीतिज्ञ बनने की ओर चले हैं। ऐसे में उनकी एक पूरी रणनीति है। अगर आपको बता दूं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में, भारतवर्ष में जो है एक तरीके का एक मिडिल क्लास जो है वो जो है अपसर्च कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ आ रहा है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी जो राजनीति होगी वो जातीय संघीकरण पर आधारित नहीं होगी, वो उस चीज पर राजनीति करेंगे जो लोगों के मुद्दे हैं। उन्होंने यहाँ तक नकार दिया कि जो जातीय समीकरण है उनसे वोट नहीं पड़ते हैं। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा वोट बिहार में नहीं मिलते। लेकिन उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री की मोदी की बात अलग है, उस समय जो कार्ड हो जाता है वो हिंदुत्व का कार्ड होता है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को माहिर मानती है। लेकिन जब बिहार में और चीजों की बात होती है तो उसमें हर एक चीज कास्ट पॉलिटिक्स पे ही आधारित होती है। हाल के उपचुनाव में भी हमने देखा है किस तरीके से भूमियारों ने जो है बीजेपी को एक तरीके से धूल चटा दी और राजद की तरफ मुड़ गए और राजद को फायदा हो गया इससे। तो कहीं ना कहीं एक कास्ट पॉलिटिक्स तो है, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में एक मिडिल क्लास जो उत्पन्न हो रहा है, ये मिडिल क्लास हर एक वर्ग में, हर एक जाति में है और इस मिडिल क्लास का एक ही जो है वो मकसद है कि उसका विकास हो। उसको जाति से कोई लेना देना नहीं है, ना वो जाति से इतना जुड़ाव रखता है। वो चाहता है कि उसका विकास हो, उसे रोटी कपड़ा मकान मिले, उसे अच्छी नौकरी मिले, उसके घर का गांव का प्रोग्रेस हो, वो ये चाहता है। प्रशांत किशोर इस चीज को भी भाप रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब देखना चाहते हैं अपने पदयात्रा के थ्रू कि ये मिडिल क्लास कितना है बिहार में और क्या ये मिडिल क्लास अगर एकजुट होता है तो क्या उनको एक नया वोट बैंक मिल जाएगा जिसके जरिए वो बिहार की सत्ता में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की एक पूरी रणनीति है कि अगले 3 सालों में वो जो बिहार में जो है वो एक पूरी पदयात्रा करे, लोगों को जाने, उनका मूड भापे और फिर जो है वो आकर के बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करे। यानी एक पूरा सेटबैक प्लान है उनके पास और ये प्लान अभी से नहीं था, ये प्लान बहुत पहले से उन्होंने तैयार कर रखा था। वो सोच रहे थे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को ये प्लान दे करके और उनकी पार्टी की बदौलत वो कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता में एक बड़ा रुतबा हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इस वजह से अब उन्होंने ये कोशिश खुद से शुरू करने की
ठानी है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये होगी कि जहाँ नई पार्टियां बिहार में टिकती नहीं है, वहां प्रशांत किशोर कितने टिकते हैं। इस बार की उनकी रणनीति दूसरों के लिए नहीं है, उनके खुद के लिए है, तो उनकी ये रणनीति कितनी कारगर होती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।